नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास इस सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। ये क्लास तो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आज आपको पता चलेगा। देखिए, क्लास में आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स के लिए आपके, वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो परीक्षा में अब आपके प्रश्न बन रहे हैं उनके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। जो प्रश्न आपके पहले डायरेक्ट पूछे जाते थे कि ये एक्ट कब आया या ये प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, अब वो प्रश्न आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ रहे हैं कि आपको एक दो स्टेटमेंट दे दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपको अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही हैं और हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, लेकिन अब उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, लेकिन अब इससे रिलेटेड 2-3 और इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अभी आपने देखा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न बना। हर साल यहां से प्रश्न बनता है WPA से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, कि कब आया था ये, तो आप आराम से बता के आते थे परीक्षा में 1972 में रट के गए थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वही टॉपिक लिया लेकिन उससे रिलेटेड 2 और स्टेटमेंट दे दिए। बच्चे कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो प्रश्न भी बनेंगे वो आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन है जहां पे बहुत डेप्थ में जाके प्रश्न बनते हैं तो आप चिंता मत करिए, वो प्रश्न किसी भी स्टूडेंट से हल नहीं होंगे। जिन्होंने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है या जिनको नॉलेज है, हो सकता है ग्रेजुएशन हो, वो कर ले, लेकिन और जो नॉर्मल बच्चे आपकी तरह बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स वहां पर, वो भी उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पर्यावरण की, ठीक है, इन जो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम उतना ही डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को बहुत आराम से देखिएगा। अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बार देखिएगा, मतलब 2-3 बार रिवीजन के लिए देखिएगा। स्पीड फास्ट करके देखने का मन करे तो स्पीड फास्ट करके देखिएगा, लेकिन प्लीज क्लासेस को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जल्दी लोग कवर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बस लोग थोड़ा सा ईयर बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करूं कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब ये तो अब आप ही लोग मुझे बताएंगे कि मैं अपने प्रयास में सफल हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं आशा करती हूं कि मैं चीजें इस तरीके से आपको समझाऊं कि चीजें आपको समझ में आ जाए, मेरा प्रयास सफल रहे। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। एक एक चीज को बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, बिना किसी टेंशन के, और एक एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। पहला जो टॉपिक है याद रखिएगा, वो क्या है अभी बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। मुझे बताइए इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने बता दिया होगा कि मैम इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है। वेरी गुड, आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये मुझे बताइए। आप में से बहुत स्टूडेंट ने बता भी दिया होगा, क्योंकि इस दिन आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड, तो यही चीज अब ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में अगर कभी भी आपसे पूछे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1972 में 5 जून से 16 जून के बीच में ये हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा नाम है वो आप ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और हमने 5 जून से ही एनवायरनमेंट डे क्यों सेलिब्रेट करना शुरू किया? इसलिए क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऐसा ग्लोबल समिट था जिसमें कि आपकी पहली बार 122 कंट्रीज बैठी और उन्होंने अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी चिंता की, थोड़ा डिस्कशन किया। तो ये फर्स्ट टाइम एक ग्लोबल समिट हुआ था। इसकी थीम क्या थी याद रखिएगा, इसकी थीम जो थी वो थी आपकी ओनली वन अर्थ, ठीक है।
इतनी चीजें याद रहेगी। चलिए, तो याद रखिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसका की पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, जो स्टॉकहोम में हुआ था और इसी के नाम पे इसका नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पड़ा, 1972 में हुआ था। और ये पहला आपका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसकी थीम रखी ओनली वन अर्थ। इतनी चीजें याद हो गई। चलो अब आगे बढ़ो। इसमें से 70 कंट्रीज ने, आउट ऑफ 122 कंट्रीज, 70 कंट्रीज जो कि आपकी डेवलपिंग भी थी और पुअर कंट्रीज भी थी, उन्होंने आपके स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को, जो डिक्लेरेशन हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे, उसको एडॉप्ट किया। अब परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कितने प्रिंसिपल्स थे, तो याद रखिएगा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में आपके 26 प्रिंसिपल्स थे। ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमने कहा गरीबी, पॉवर्टी जिसको कि हम बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, और एनवायरमेंट, इन तीनों में एक इंटरकनेक्शन हमने स्टैब्लिश किया था, ठीक है, कि ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और पॉवर्टी। ये भी चीज याद रखिएगा। कितने प्रिंसिपल्स थे मुझे बताओ? 26 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 5 जून। इसी वजह से एनवायरमेंट डे मनाते हैं। अब यहां पर देखो, इस कॉन्फ्रेंस के 3 डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। पहला डायमेंशन जो था, ये हम लोग थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें 3 डायमेंशन में से एक डायमेंशन परीक्षा में आपके पूछ सकता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या था? देखो, पहला डायमेंशन ये था कि कोई भी जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री को के नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करेगी, ठीक है। कंट्रीज एग्री टू नॉट हार्म ईच अदर्स एनवायरमेंट और द एरिया बियॉन्ड देयर नेचुरल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कोई दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करेगी, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगी। दूसरा प्लान इसमें बोला गया कि हम अब प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे अर्थ के एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए, क्या क्या थ्रेड है, ठीक है, क्या क्या खतरा है अर्थ के एनवायरमेंट को, उसको डिस्कस करने के लिए हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। तीसरा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी डेवलप की गई जिसका की नाम क्या है? यूनेप। तो यूनेप का फुल फॉर्म अगर परीक्षा में पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या की गई? बनाई गई। तो यहां पर देख लो, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 5 जून 1972 को, और 5 जून को हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं, और 5 जून 1972 से आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहां पर ये इसका लीगल स्टेटस आपका एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नैरोबी में, केन्या में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यूएन लिखा है, तो यूनाइटेड नेशन है। यहां पर इसका मेन पर्पस क्या है? कंट्रीज के बीच में एक कोऑपरेशन लाना, ठीक है, और वो एनवायरमेंट को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है उस पर विचार करना। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब क्यों इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ये भी हम देखते हैं भारत की दृष्टि से। अच्छा, भारत ने क्या इस कॉन्फ्रेंस में 122 कंट्रीज में क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखिएगा, हाँ, भारत ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था, ये भी चीज याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया, ये पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि हमने एनवायरमेंट के बारे में, अर्थ के एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसके पहले यूनाइटेड नेशन में कोई भी ऐसा चार्टर नहीं था जिसमें कि हम एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करते थे, या एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डोमेन नहीं था, कहीं पे भी पर्यावरण की बात नहीं होती थी। इसके पहले 1972 के पहले किसी भी कंट्री में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय नहीं था 1972 के पहले, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे पहली कंट्रीज थी आपकी नॉर्वे और स्वीडन, उन्होंने अपने कंट्री में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय स्टैब्लिश किया। और मैं आपको बता दूं 1985 पे हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये सब किसकी देन है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, ठीक है, जिसकी वजह से 1985 में भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको पता है वन जीव संरक्षण अधिनियम की भी हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो भी 1972 में आया है आपका, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। इतनी चीजें क्लियर हो गई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। तो क्लास यहां पर आपको देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है। अब आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ने चलोगे तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, एक चीज समझ लीजिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। यहां पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, पहली चीज। इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ। कब हुआ था, 5 जून को हुआ था, तभी हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं। यहां पे कौन सी एक इंटरनेशनल बॉडी आपकी साइन हुई थी, बताइए, बनी थी, आपका आई थी, तो यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और यहां पर मेनली 3 चीजों पे इंटरलिंक स्टैब्लिश किया गया था, गरीबी, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, पर्यावरण, और आपका तीसरा क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश किया गया था। और आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कितने टोटल प्रिंसिपल्स थे, 26 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। यूनेप इसी के थ्रू आपकी बनी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी में, केन्या में। बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। और मैंने आपको बता दिया ये पहला ग्लोबल समिट था। इसके बाद आपकी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने यहां मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की, और भारत में 1985 में बनी। जो सबसे पहले कंट्रीज ने अपने देश में मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की थी वो आपके नॉर्वे और स्वीडन थी। बस इतनी चीजें याद रखनी है। अब चलिए कन्वेंशन देखिए, यहां पे सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो आपका रामसर कन्वेंशन है। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैम ने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में तो बोला कि हर चीज को मैं प्रॉपर आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन अब मैम क्या करें, बस ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बता दें। नहीं क्लास, ये तो बस आपको मैं एक बता रही हूं कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सब लिंक स्टैब्लिश होगी, ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन 1971, स्टॉकहोम कन्वेंशन ये दूसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 में, आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। साइट्स की बात करें 1973, सीबीडी की बात करें 1992, बॉन कन्वेंशन 1979, वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो 1997, यूएनएफसीसीसी 1992, ठीक है, रियो समिट 1992, यूएनसीसीडी 1994, यहां पर आपको 1992 में भी इसकी बात की गई है, ठीक है। बेसिल 1989, यहां पे 2000 हो गया, नगोया 2010, सीओपी 2018, सीओपी 21 2016, किगाली अमेंडमेंट 2016, मिनामाता कन्वेंशन 2013, रॉटरडैम 1998, सीओपी 25 2019। बस अब उसको छोड़ दो वहीं पे, उसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। अब एक एक चीजों को आराम से समझते हुए चलो। देखो क्लास, हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर ली, ठीक है, वो 1972 में हुआ था, ठीक है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम उसके तहत आया, ये सब चीजें हो गई। अब एक अर्थ समिट हुआ था जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, ठीक है। अभी दिखाती हूं तुमको, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको स्लाइड में शो करती हूं। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, 1992 में हुआ था। और इस समिट को हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर देखिए रियो अर्थ समिट आपको दिख रहा है, यहां पर लिखा है, इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं, रियो दी जेनेरियो समिट भी कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, यूएनसीईडी भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर इसका नाम, अल्टरनेटिव नाम वही जो मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट 1992, रियो कॉन्फ्रेंस या फिर रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। इसके आउटकम क्या है, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि एजेंडा 21 आपका कब आया। अगर ईयर पूछेगा कि एजेंडा 21 कब आया तो आप बताएंगे एजेंडा 21 1992 में आया। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा कि एजेंडा 21 आपके किस समिट के बाद आया तो आप बताएंगे रियो समिट, आपका अर्थ समिट जिसको कि हम कहते हैं, उसी में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। जो आपका रियो समिट हुआ था उसमें 3 चीजों आपके आउटकम थे उसके,
यहाँ पर पहला रियो डिक्लेरेशन, जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की जब हमने बात की थी तो वहां पे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, जिसमें कि कितने प्रिंसिपल्स थे, 26 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे 1972 में। यहाँ पर 1992 में जो रियो समिट हुआ है उसमें 3 आउटकम है आपके, एक रियो डिक्लेरेशन, दूसरा आपका जो है एजेंडा 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछता है, और थर्ड आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ कन्वेंशन भी आपके ओपन किए गए थे साइन करने के लिए। जब हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात की थी तो वहां पर हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात की थी, यूनेप की बात की थी, ठीक है, जो कि आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये चीज हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपके कुछ कन्वेंशंस थे, उसको आपको ओपन किया गया था साइन करने के लिए। पहला UNCBD, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है आपका एक, और एक आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है, और एक आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसको कि हम UNFCCC कहते हैं। तो याद रखिएगा क्लास 3 कन्वेंशन की बात हुई है, ऐसे याद रखिए। एक आपके जैव विविधता से रिलेटेड जिसको कि हम कहते हैं UNCBD, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका है UNFCCC, ठीक है, यहाँ पे टू कम्बैट, यहाँ पे क्या है आपका क्लाइमेट चेंज की बात करें, CCC क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। और तीसरा आपका है UNCCD टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, जो उसको कम्बैट करने की बात कही गई है। तो ये 3 चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इन तीनों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए जैव विविधता पर कन्वेंशन की हम बात करें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका अडॉप्ट कब किया गया था, तो बताओ कब अडॉप्ट किया गया था? अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था। अर्थ समिट में और क्या अडॉप्ट किया गया था? एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, और क्या UNFCCC भी इसी में अडॉप्ट किया गया था। तो यहां पर जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है वो आपका अर्थ समिट 1992 में अडॉप्ट किया गया, और ये फोर्स में कब आया? 1 साल बाद 1993 में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता की बात की गई है, ठीक है। यहां पर अडॉप्ट 1992, एंटर्ड इनटू फोर्स 1993। यहाँ पे किस चीज की बात की जाएगी? जैव विविधता की बात की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी की बात की जाएगी। अब आपका प्रश्न बनता है कि क्या भारत ने इसको रेक्टिफाई किया है? तो आप बोलेंगे हाँ भारत ने इसको रेक्टिफाई किया है। मैं कहूंगी प्रूफ दो भारत ने इसको रेक्टिफाई किया है, तो बता देना कि मैम देखिए ना हमारे यहाँ भी तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। तो मैं कहूंगी बायोडाइवर्सिटी एक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे जैव विविधता अधिनियम हमारे भारत में भी है, जो कि 2002 में आपका पास हुआ था। तो मैं कहूंगी बहुत सही, 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम आया, जिसको कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहते हैं, ठीक है। और इसको इनैक्ट करने के बाद भारत ने इसके प्रोविजंस को भी आपके इनैक्ट किया, ठीक है। यहां पर भारत में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, NBA, ठीक है, जिसका कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1 साल बाद हुआ है, 2002 के बाद 2003 में हुआ है। ये भी चीज याद रखिएगा भारत के कंटेक्स्ट में। इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास? बताइए क्लियर हो गई होगी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस? तो 22 मई को, ये भी याद रखिएगा। भारत में एक्ट कब आया है? 2002 में। भारत में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब आई है? 2003 में। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। UNCCD, यूनाइटेड नेशन, जहां पर भी UN लिखा है मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और C मतलब UNC मतलब कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की हम बात करें। हम 3 कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाली कन्वेंशन की बात कर, अब हम डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे, मरुस्थलीकरण की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो याद रखिएगा UNCCD जिसको कि हम बोलते हैं, ये कब आपका अडॉप्ट किया गया है? 1994 में इसे अडॉप्ट किया गया है, लेकिन अर्थ समिट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, इसको भी बोला गया था। और इसको फोर्स में कब आया है? 1996 में। ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आपको पता है मरुस्थलीकरण है, तो मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए इसमें बोला गया है, ठीक है।
अब इसके बाद UNFCCC जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ये भी आपका एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, ठीक है। आपको पता है इसका मेन पर्पस क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना। और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा विलन आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। पता है आपको, हमने डिस्कस किया है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो यहां पर देख लीजिए ये आपका एडॉप्ट कब किया गया है, 1992 में, और ये फोर्स में कब आया है, 1994 में। ये चीज याद रखिएगा क्लास। यहां पर देखिए जब भी हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं। जब हमने PYQs आपके डिस्कस किए हैं तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो जो सन से जो यूवी रेज आ रही हैं उनको पृथ्वी पर आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं। ऐसे याद रखना, ग्रीन हाउस गैसेस यूवी रेज को, जो रेज आ रही हैं उनको आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं। और जब जाने नहीं देंगी तो क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा और पृथ्वी हमारी और वार्म होगी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रहा है ये ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के लिए। ये चीज समझ में आ रहा है, पृथ्वी को गर्म बना रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये आने देती लेकिन जाने नहीं देती, ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनिए, जो यूवी रेज, जो आपकी पैराबैग्नी किरणें हमारे पृथ्वी पर गिर रही हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और ये गैसेस से वो आसानी से पास कर जाती है, कहती है जाओ 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 हम तुमको नहीं रोकेंगे। लेकिन जब वो पृथ्वी से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं हीट के फॉर्म में या रेस के फॉर्म में, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कहती हैं कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, यहीं रहो, मतलब इनको बाहर निकलने नहीं देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये चीज याद रखिएगा क्लास, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका अर्थ समिट के समय में आया 1992 में और वो फोर्स में आपका 1994 में आया। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका मेन पर्पस था जो आपका जो पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में स्टडी करना, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है उससे रिलेटेड चीजों को डिस्कस करना, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन कौन सी है, और अगर हम एवरेज ग्लोबल मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और परफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा क्लास, वाटर वेपर भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। कभी परीक्षा में पूछे तो इसको कैंसिल करके मत आइएगा। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो इसमें वाटर वेपर भी आपका आता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है, ये भी आपको पता है। मीथेन परीक्षा में पूछता है। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। ओजोन की बात करें तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है। अगर ये जो ओजोन है वो क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है, हमारे वातावरण में है, तो ये आपके द्वितीय प्रदूषक की तरह बिहेव करती हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। तो परीक्षा में अगर पूछे कि जो ओजोन है वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगर ये हमारे ट्रोपोस्फियर में है, क्षोभ मंडल में है, तो ये एक पॉल्यूटेंट है और वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ग्रीन हाउस गैसेस में भी ये आता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। CFC आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ग्रीन हाउस गैसेस में भी आता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ओजोन क्षरण के लिए, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6 और NF3, ये चीज याद रखिएगा। ये सारे गैसेस के नाम आपको पता होना चाहिए, तो दिमाग में अपने बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आपका एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल था जिसका कि मेन पर्पस क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना।
ये पता है आपको, होना भी चाहिए पता। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिए। सबसे पहले याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड है। ये आपका अडॉप्ट कब हुआ है? 1997 में, ठीक है, और फोर्स में कब आया है? 2005 में। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का जो एनेक्स ए है उस पे ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्टिंग की गई है और इसमें 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है। अब ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। क्लास प्लीज इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अगर परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो यहां से बनेगा। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जब मैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जब मैंने आपको बताया तो वहां पर मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया, मीथेन बताया और वेरियस गैसेस बताया, सीएफसी बताया, ये सब बताया आपको। लेकिन जब आप क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे तो यहां पर एनेक्स ए में जो गैसेस मेंशन है वो थोड़ा सा वहां से डिफरेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, यहाँ पर मीथेन की बात की गई है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की गई है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है, पीएफसी की बात की गई है, परफ्लोरोकार्बन की, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात की गई है। याद रखिएगा इन सातों का नाम प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जब आपने बोला वाटर वेपर, अगर मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो हमने क्यों नहीं क्योटो प्रोटोकॉल में वाटर वेपर को रखा? देखिए क्लास, जो वाटर वेपर है ना उसके लिए ह्यूमंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं हमारा जो वेदरिंग कंडीशन है वाटर वेपर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं वाटर वेपर के लिए कि हमारे एनवायरमेंट में कितना वाटर वेपर है, उसके लिए जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल में उसको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ह्यूमन इफेक्ट के कारण उस ज्यादा वाटर वेपर के लिए हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ये आपको याद नहीं भी रखेंगे तो ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल में जो 7 गैसेस हैं उनके नाम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा वाटर वेपर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं है वो, ठीक है। और सीएफसी भी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में एक दोहा राउंड हुआ था, बाद में दोहा अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि जो लास्ट की जो आपको गैस दिख रही है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया था, जो सेकंड कंपाइलेंस हुआ था ड्यूरिंग द दोहा राउंड। ये भी चीज याद रखिएगा, बाद में इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको याद है, देख लीजिए, मैं एक बार और आपको रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अडॉप्ट कब किया गया था? 1992 में। 1992 में आपका अर्थ समिट हुआ था जिसको कि हम रियो समिट कहते हैं। ये फोर्स में कब आया था? 1994 में। यहां पर आपको दिख रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चीज है वो आपकी हरित गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो आपके यूवी रेस को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं, क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं तो आने देती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की होती है तो उनको ट्रैप कर लेती हैं। इसी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह बिहेव करती है, और जो ब्लैंकेट क्या कर रहा है, अर्थ को और गर्म कर रहा है, वार्म कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन वाटर वेपर का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चले, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। जो मीथेन है वो आपकी बहुत डेंजरस ये भी होती है, क्यों? क्योंकि ये काफी लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में लास्ट करती है, फॉर एन एवरेज ऑफ 12 ईयर। यहाँ पे देखिए, मीथेन कॉजेज मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वार्मिंग एंड लास्ट इन द एटमॉस्फेयर फॉर द एवरेज 12 ईयर्स। 12 साल तक अगर ये हमारे पर्यावरण में रहती है, ठीक है, जल्दी खत्म नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारे पर्यावरण से हटाने का एक तरीका है, लेकिन मीथेन बहुत ही डेंजरस होती है, ये चीज याद रखिएगा।
यहाँ पर हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की। क्योटो प्रोटोकॉल आपका अडॉप्ट किया गया है 1997 में, फोर्स में कब आया है 2005 में। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की। यहाँ पे जो 7 ग्रीन हाउस गैसेस प्रोटोकॉल में मेंशन है वो आपके NHA में मेंशन है और इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। दोहा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? जो राउंड हुआ था वो आपके क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जिसमें कि आपके बाद में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया था, NF3 जिसको कि हम कहते हैं। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल में एक मैकेनिज्म की बात हुई थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब देखिए क्लास, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल में आपके डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे पूरे तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, जिसको कि हम इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कह सकते हैं, औद्योगिकरण पूरे अपने चरम उस पे है डेवलप्ड कंट्रीज में, जो पूरी तरीके से आपके विकसित है। ठीक है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे अभी आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहां पर हमने क्योटो प्रोटोकॉल में बात की थी, कार्बन क्रेडिट एक चीज होती है, आप समझने का प्रयास करिएगा कार्बन क्रेडिट क्या होता है। हमने कहा कि हर देश को बस 100 यूनिट दे दिया कि 100 टन के बराबर आपके 100 यूनिट, ऐसे ही समझो 100 यूनिट के बराबर ही आप कार्बन को एमिट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट पे। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी सारे कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में आप इससे ज्यादा एमिट नहीं कर सकते हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, अब इनको पता है कि हमें 100 से ज्यादा हम एमिशन करेंगे कार्बन का। अब ये क्या करेंगे, ये दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां से उनके कार्बन एमिशन जो है उसको खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है? बोलेंगे भाई देखो तुम तो डेवलपिंग हो, तुम तो इतना ज्यादा रिलीज करोगे नहीं, एमिट करोगे नहीं, तो एक काम करो तुम हमको बेच दो। मतलब अगर हम 100 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे समझो कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रही हूं क्लास। ठीक है, इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी समझा सकते थे आपको, लेकिन फिर वो कोई यूज का नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। मतलब आप समझ जाओगे, सॉरी, वो मतलब ऐसा नहीं है मेरे कहने का मतलब समझ नहीं पाओगे, आपके इंटेलिजेंस पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, बस लेमन लैंग्वेज में इसलिए समझा रही हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। माफ करिएगा अगर थोड़ा सा, मतलब इसको बस ऐसे समझो। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, बड़ा भाई है जो पूरी तरीके से विकसित हो गया, छोटा भाई जो अभी विकसित हो रहा है। बड़े भाई को पता है कि छोटा भाई को जो मम्मी ने जो 100 रुपए पॉकेट मनी दी है वो नहीं यूज कर पाएगा, तो वो कहेगा अपने बड़े छोटे भाई से कि देखो भाई छोटू, तुम अभी 100 रुपए नहीं खर्च कर पाओगे, एक काम करो तुम 50 रुपए हमको दे दो। ठीक है, हम तुम्हारे लिए ना चॉकलेट चिप्स सब ले आएंगे मार्केट से, तुम घर में बैठो, चिंता मत करो, वैसे भी मम्मी तुमको बाहर नहीं निकलने देंगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझिए, 2 भाई हैं, एक बड़े भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़े भाई को 100 रुपए मिला, छोटे भाई को भी 100 रुपए माँ ने दिया, कहा कि चलो दोनों लोग 100 रुपए ही खर्च करोगे मंथ के। अब बड़े भाई को पता है कि भाई मुझे तो मूवी भी देखने जानी है, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, 100 रुपए में मेरा काम तो नहीं चलेगा। अब क्या करूं, जाता हूं छोटे भाई को थोड़ा सा कहता हूं कि भाई तुम अपना 100 रुपए भी हमको दे दो, तुमको क्या चाहिए, तुमको ज्यादा से ज्यादा चिप्स चाहिए होगा, चॉकलेट चाहिए होगा, लॉलीपॉप चाहिए होगा, हम ले आएंगे, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम मार्केट में निकल नहीं पाओगे, मम्मी तुमको अकेले जाने नहीं देगी, हम तुम्हारा ले आएंगे, तुम हमको 100 रुपए दे दो। तो वो उसका भी 100 रुपए ले लेगा और उसको चिप्स चॉकलेट थोड़ा लाके दे देगा, तो बड़ा भाई को 200 रुपए मिल गए। ठीक है, अब यहीं पे आपका बड़ा भाई छोटे भाई वाली कहानी है। बड़ा भाई आपका कौन सा है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है। छोटा भाई आपका डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज में आपका पूरी तरीके से औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो उनको पता है कि हम इतने यूनिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने तो कन्वेंशन साइन कर लिया कि हम इससे ज्यादा एमिट नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करें, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास जाएं और उनसे उनके कार्बन क्रेडिट को खरीद ले। तो हम जब उनसे खरीदेंगे तो हमें उनको कुछ देना पड़ेगा, तो हम उनकी कंट्री में जाके क्या कहेंगे, हम उनसे कहेंगे कि हम आपके यहाँ ग्रीन एनर्जी सोर्सेज लगा देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लगा देंगे, हम आपके यहाँ बिजली जनरेट करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज में जाके ये कहेंगे हम आपके यहाँ बिजली जनरेट करेंगे, किससे? सोलर पैनल से, विंड एनर्जी से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके हम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने कार्बन क्रेडिट हमको दे दो। अगर हम 100 यूनिट में कार्बन अपना
रिलीज करते थे, तो अब हम 200 करेंगे। समझ में आया? तो जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो छोटी कंट्रीज में जाके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट में दे देती है और उनके कार्बन क्रेडिट को खरीद लेती है, क्योंकि उनको पता है कि वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करेंगे। अब इनके पास पावर आ जाती है रिलीज करने की। बस यही चीज होती है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब वेना कन्वेंशन की बात करते हैं। देखो क्लास, जिस भी बच्चे को नींद आ रही है, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पानी पियो 2 ग्लास, ठीक है? ना मन करे तो चद्दर तान के सो जाओ, बाद में देखना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं। अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बन गया तो फिर ये मत कहना कि मैम बताया नहीं था, ठीक है? देखो हम लोग, देखिए क्लास, हम पेपर नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से प्रश्न बन सकता है। हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल सकते हैं कि यहां से प्रश्न बन सकता है, और आगे तो भगवान की मर्जी और जैसा भी पेपर में आए वो है, ठीक है? तो चलिए एक बार वेना कन्वेंशन देखते हैं। अब ये सब तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, क्योटो प्रोटोकॉल और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हम आते हैं ओजोन पे। ओजोन आप सभी को पता है। ओजोन की अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग ने इतना डिस्कशन कर लिया है कि मुझे भी अब पढ़ाने का मन ही नहीं करता एक ही चीज को बार बार, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। ओजोन की हम बात करते हैं तो आपको पता है जो ओजोन है वो हमारे समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, आपको पता है, ठीक है? ये किन रेस को पृथ्वी पर आने से रोकता है? यूवी रेस को। ओजोन डे हम किस दिन मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है? ओजोन को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डॉप्सन में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ बचा है? यही सारे पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? अब यहां पर जो कन्वेंशन है, वेना कन्वेंशन, वो किस चीज से रिलेटेड है? वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है? क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि यूवी रेस पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी तो स्किन कैंसर ज्यादा होंगे और भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो वेना कन्वेंशन जो है वो आपका 1985 में अडॉप्ट किया गया, और ये आपका फोर्स में कब आया? 1988 में। वेना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। वेना कन्वेंशन में ही एक प्रोटोकॉल आया था जिसको कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका भी मेन पर्पस क्या था? जो भी आपकी सब्सटेंस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको फेज आउट करना, उनका यूज खत्म करना। ये याद रखिएगा, वेना कन्वेंशन आपका पहले आया है कब? 1985 में, ठीक है? भले फोर्स में वो 1988 में आया है। और वेना कन्वेंशन के ही अंडर में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है 1987 में, याद रखिएगा। और ये फोर्स में आपका 1989 में आया है, ठीक है? ये देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे हम 16 सितंबर 1987 को हमने अपनाया, और इसी वजह से 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं। ये भी पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद एक और किगाली अमेंडमेंट आया था जो कि 2016 में। तो यही चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1985 आप याद रखेंगे, वेना कन्वेंशन हुआ, ठीक है? फिर 1987 में यहाँ पर देख लीजिए जो हमने डिस्कस किया है। 1987 में क्या हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, और फिर 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ है। ये तीनों आपका किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 16 सितंबर को आया, इसी वजह से 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। भारत में इस बार का जो वर्ल्ड ओजोन डे का जो हमारा जो थीम था, जो सबका थीम था वर्ल्ड ओजोन डे है, वो क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्लास देखिए कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, तो उसको फेज आउट करने की बात कही गई थी। किगाली अमेंडमेंट में एक चीज को, एक और आपकी HFC को ऐड किया गया था इसी लिस्ट में। पहले आपको पता है यहाँ पे किन किन को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा, जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल में 7 गैसेस की बात की है, यहां पर भी आप याद रखिएगा कि किन किन को फेज आउट करने की बात कही गई है, और भारत ने भी बोला है कि हम इनको फेज आउट करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म। किगाली अमेंडमेंट जो 2016 में हुआ है उसमें HFC को ऐड किया गया था कि HFC को भी फेज आउट करना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी।
यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका सोर्स क्या है? जितने भी कूलेंट्स हैं आपके जो कूलिंग दे रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट, ठीक है, मतलब जो फ्रिज है आपकी, एसी, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। हेलॉन्स की बात करें हम तो ये भी आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसको भी फेज आउट करने की बात कही गई है। ये आपके आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको कि HFC कहा गया है। याद रखिएगा क्लास, जो HFC है इसको किगाली अमेंडमेंट के थ्रू इन लिस्ट में ऐड किया गया था। किगाली अमेंडमेंट आपका कब आया था? 2016 में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देख लीजिए किगाली अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। कब अडॉप्ट किया गया था? 2016 में। फोर्स में कब आया था? 2019 में। ठीक है। किगाली कहां पर है? ये अफ्रीका के रवांडा देश में है। ठीक है, अब इतना हो गया, क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। अब रामसर कन्वेंशन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन आपका कब अडॉप्ट किया गया है? 1971 में। याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 1971 में। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके पहले वेटलैंड कन्वेंशन ये हुआ है। ठीक है, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ है ईरान में, रामसर में, और उसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन हो गया। ये फोर्स में कब आया? 1975 में। ये किस चीज से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था जो कि 1972 वाला था। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 वाला। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ये किस चीज से रिलेटेड है? ये POP से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्या है ये? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये देख लीजिए यहां पर। और ये अडॉप्ट आपका 2001 में किया गया था। फोर्स में कब आया? 2004 में। याद रखिएगा। साइट्स की अगर हम बात करें, साइट्स जो है ये आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। याद रखिएगा, वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है ये, कि इलीगल ट्रेड नहीं होगा। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग आपकी इलीगल ट्रेडिंग मानी जाएगी अगर वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना दोनों के लिए। देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे फ्लोरा और फौना दोनों की बात की गई है, प्लांट्स की भी बात की गई है, एनिमल्स की भी बात की गई है। ठीक है, ये आपका कब अडॉप्ट किया गया था? 1963 में। और ये आपका फोर्स में कब आया है? 1975 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की जाती है यहाँ पे, लुप्त प्राय प्रजातियों से रिलेटेड है ये। चलिए बॉर्न कन्वेंशन की बात करें। बॉर्न कन्वेंशन जो है वो आपके माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। पेपर में पूछता है कि बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे कि अभी आप बनारस में जाएंगे, यहाँ पे गंगा नदी में, तो आपको साइबेरियन पक्षी दिखेंगे। ठीक है, तो वो माइग्रेट करके आए हैं साइबेरिया रीजन से, तो माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है बॉर्न कन्वेंशन। यहां पर ये आपका अडॉप्ट कब किया गया है? 1979 में। और फोर्स में कब आया है? 1983 में। याद रखिएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है यहां पर हम हैजार्डस वेस्ट की बात करते हैं। जो आपके खतरनाक कचरे हैं ना, उनके आदान प्रदान में रोक लगाने की बात की जाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो अपने जो कूड़े होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ले जाके डिस्पोज कर देते हैं। क्यों डिस्पोज कर? उनको अपने कचड़ों से बचना है और यहाँ पर डिस्पोज कर देंगे। डेवलपिंग कंट्रीज क्या करते हैं? इन कचड़ों को ले लेती है। क्यों? क्योंकि इन कचड़ों में कभी कभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचड़े भी होते हैं, बहुत से होते हैं, तो आपको उसमें मेटल्स मिलते हैं, प्रीशियस मेटल, तो वो इन प्रॉपर वे से इनको रिसाइकिल करती है, जिसकी वजह से बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उन लोगों के हेल्थ पे भी जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं या रीयूज करने के लिए उसको मेल्ट वेल्ट करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण पे भी। तो याद रखिएगा, जो बॉर्न कन्वेंशन है, बी फॉर बॉर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द माइग्रेटरी स्पीशीज। याद रखिएगा क्लास, प्रवासी जानवरों से रिलेटेड है, उनके आवास के संरक्षण की बात की गई है। और बेसल कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये आपके कचरे से रिलेटेड है, वो भी खतरनाक कचरे से रिलेटेड। ठीक है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ये 1989 में आया था और फोर्स में 1992 में आया।
कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करते हैं। हमने अभी सीबीडी के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था, ठीक है। उसी के अंदर आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये 2000 में अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में कब आया था? 2003 में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलो रिवाइज करो। अगर हम बात करेंगे बॉर्न कन्वेंशन की, किससे रिलेटेड है? प्रवासी जानवरों से रिलेटेड है, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन वेस्ट से रिलेटेड है, ट्रांसबाउंड्री डिस्पोजल नहीं, उस पर रोक लगाइए। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से, ठीक है। UNREDD, ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। ये कब क्रिएट हुआ है? 2002 में। विकासशील देशों में वनोन्मूलन एवं वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र सहयोगात्मक कार्यक्रम, जलवायु संकट के वन समाधान पर संयुक्त राष्ट्र का ज्ञान एवं सलाहकारी मंच है ये। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो आपके एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जो फॉरेस्ट है ना, ये ग्रीन सिंक कहा जाता है, इसको कार्बन ग्रीन सिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्रीन कार्बन सिंक? क्योंकि यहाँ पर ये आपके जो फॉरेस्ट है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? लेंगे और ऑक्सीजन को, आपको प्योर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में आपके छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए जो अमेजोन वन है ना, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आपका अमेजोन, उसको हम लंग्स कहते हैं, पृथ्वी का लंग्स कहते हैं। क्यों पृथ्वी का लंग्स कहते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? ले रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है हमारे एनवायरमेंट में। चलिए नगोया प्रोटोकॉल को देखें तो ये भी आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा क्लास। ये किससे रिलेटेड है? आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। यहाँ पे हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात की थी, ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था, जैव विविधता से रिलेटेड। एडॉप्ट 2000 में किया गया था, फोर्स में 2003 में आया था। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो एडॉप्ट आपका 2010 में किया गया था और फोर्स में 2014 में आया। तो याद रखिएगा पहले कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ही बात की गई है, इसमें भी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई है, बस ये थोड़ा अपग्रेडेड है, इसमें जेनेटिक रिसोर्सेस को लेकर कि जेनेटिक रिसोर्सेस की बात भी की गई है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये 2010 और 14 भी याद रखना है आपको। मिनामाता कन्वेंशन परीक्षा में कई बार पूछा है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका जो एडवर्स इफेक्ट है मरकरी का ह्यूमन हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे, उस चीज से रिलेटेड है मिनामाता कन्वेंशन, ठीक है। ये इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी इंटीडेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। ये कब अडॉप्ट किया गया है? 2013 में। फोर्स में कब आया है? 2017 में। याद रखिएगा क्लास, अब ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देता है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ। यहाँ पर अब हम बात करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन की। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है ये आपके हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा। कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, जो भी हैजार्डस है जिनका की निगेटिव इम्पैक्ट है। ये भी एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन है जिसको कि अडॉप्ट 1998 में किया गया था, फोर्स में कब आया था? 2004 में। क्लास इतना ही आज के लिए, इतने कन्वेंशन हमने देखिए अब सब डिस्कस कर लिया है ज्यादातर। यहाँ पर जो भी चीज मैंने आज आपसे डिस्कस की है वो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, एक बार जरूर पढ़िएगा इन चीजों को, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, ठीक है। और प्लीज क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बार इसको जरूर देखिएगा समय निकालकर, और जो भी कन्वेंशन मैंने आपको बताए हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, कब वो आपके आए, क्रिएट हुए, और कब फोर्स में आए, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अब परीक्षा में पूछा जा रहा है तो हमको अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपको चीजें समझ में आई हो जो मैं समझाने का प्रयास कर रही थी। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, हम आने वाली क्लासेस में उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तैयारी अपनी एकदम बेहतरीन करके चलिए, फिर परीक्षा में सफलता आपको जरूर मिलेगी क्लास। आप ही जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और आप ही का सिलेक्शन होगा, बस अपने प्रति हमेशा
वफादार रहिए, ठीक है। अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जैसी क्लास आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।